गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे, पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होंगे और खुशियां बिखेर भी रहे होंगे अपने इर्द गिर्द। और मेरा ख्याल भी यही है कि आज के हम देखते हैं परेशानियों और टेंशनों वाले दौर में सबसे मुश्किल काम होता है किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेरना। तो जनाब कोशिश करें, हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी के चेहरे पर नागवारी लाने की बजाय मुस्कुराहट लाने की हम लोग वजह बने। और ये कुदरत का भी असूल है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। और अगर आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनेंगे तो कोई आपकी मुस्कुराहट की वजह बनेगा, और अगर आप किसी की परेशानी का सबब बनेंगे तो लाजमी कोई ना कोई आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। और बाज़ औक़ात हम इंसानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं लेकिन उसका सिला हमें खुदा की तरफ से मिलता है। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम किसी के साथ अच्छा करें तो वो भी हमें बदले में अच्छा ही सलूक करेगा। हमें अल्लाह से सिला मांगना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए और जवाबन अच्छे की ही उम्मीद रखनी चाहिए, वो भी अल्लाह से। तो वो ज़रूर आपकी जो मदद भी करता है और आपकी मेहनत रायगा नहीं जाती है। तो इसी पैगाम के साथ हमने आगे बढ़ना है और अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो फेफड़े इंसानी जिस्म का हसास और अहम तरीन हिस्सा होते हैं जो जिंदगी की जमानत यानी सांस लेने के अमल को बरकरार रखते हैं। और जब तक सांस चलती है तब तक हमारी जिंदगी चल रही होती है। हम देख रहे हैं स्मॉग, फजा में आलूदगी की गैर मामूली मिकदार, सिगरेट नोशी, शीशे और तंबाकू की वजह से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह CPOD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पर्मनरी डिजीज जैसे अमराज बन रहे हैं। और हर 4 में से हम देखते हैं कि एक पाकिस्तानी इस आर्जे का शिकार जरूर होता है। और आलमी इदारे सेहत के मुताबिक अगर आपको बताऊं तो 2030 में ये बीमारी दुनिया में होने वाली मजमूई अमवात की तीसरी बड़ी वजह बन सकती है। सिगरेट नोशी, धुआं, माहौलियाती आलूदगी, सांस की दायमी रुकावट की बीमारी की बड़ी वजूहात हैं। ये दमे की वो बीमारी है जिसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और तरक्की पजीर ममालिक में 90% अमवात इस मर्ज की वजह से होती हैं। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में COPD के अमराज से मुतालिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। तो COPD की बीमारी दर हकीकत है क्या, इसकी वजूहात क्या और इससे हम किस तरह बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन जी। आप मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर इरफान, फेफड़ों के दायमी मर्ज के हवाले से हम बात करें, हमें बताइएगा ये COPD एक्चुअली होता क्या है और पाकिस्तान में इससे लोग किस तरह मुतासर हो रहे हैं, कितनी हद तक मुतासर हो रहे हैं? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोविड के बाद हमने किसी टॉपिक की बात की। COPD एक सांस की वो बीमारी है जो मुश्किल होने वाली है और जो आगे की तरफ बढ़ती है। इसको अगर हम ये कहें कि ये वो दमा है जो सिगरेट की वजह से होता है। अच्छा। और इसका आम दमे से फ़र्क ये है कि ये पूरा रिवर्स नहीं करता, ये किसी हद तक रिवर्स करता है लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ता है जब ये शुरू हो जाता है। इसी को हम COPD कहते हैं कि सांस की मुश्किल जो तंगी है, दायमी तंगी, इसको COPD का नाम दिया जाता है। अच्छा। और ये मतलब बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया जाता है पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर इसकी शरह ज़्यादा है? हाँ जी, इसके मल्टी फैक्टोरियल ये रीजन है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर जिस पे कंसेंसस है कि इसकी वजह से COPD डेवलप होती है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर हम इसमें अब एडिशन करते जाएं, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब आपने देखा, जो आपने इम्पोर्टेंट बात की, स्मोक जो है, स्मोक इज एन आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये भी अगर हम हमारे बच्चों में ये इसका एक्सपोजर रहेगा और ये लंबे अरसे तक चलेगा तो ये भी इस बीमारी का बायस बन सकता है। इसके अलावा जो हमारी ख्वातीन स्पेशली जो गाँव वाले इलाकों में रहती हैं और वो एनिमल डंग जिसको हम कहते हैं गोबर वगैरह यूज़ करती हैं फॉर कुकिंग, वो भी COPD का बायस बन सकता है। फिर कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन है जैसे ये जो कोल माइंस में काम करते हैं लोग, और इसके अलावा जो ये भट्टियों में काम करते हैं, शीशे की फैक्ट्री में काम करते हैं, ये वो लोग हैं जिनको COPD हो सकता है। ये ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जिनका इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये एक्सपोज हैं एक ऐसे फैक्टर से जो कि COPD का बायस बन सकता है। तो अब तक COPD की जो इम्पोर्टेंट वजह है वो है स्मोकिंग। अच्छा। और इस अगर बीमारी को आप बाय डेफिनेशन अगर इसको पढ़ें तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये प्रिवेंटेबल है और ये ट्रीटेबल है। प्रिवेंटेबल कहा इस वजह से जाता है कि इसका मेन फैक्टर स्मोकिंग है और स्मोकिंग हमें कोई और नहीं, हम खुद ही शुरू करते हैं। ऐसे ही है।
तो अगर उसको क्विट कर दें, लेकिन जो ऑलरेडी स्मोकर्स हैं उनके अंदर कितना चांसेस हो जाते हैं इस बीमारी के होने पे, और जो स्मोकर्स नहीं है लेकिन वो फिर भी इनहेल कर रहे हैं उसका स्मोक, उनके अंदर कितने चांसेस होते हैं कि ये बीमारी उनको लाभ हो सकती है? देखिए, जो स्मोकर्स हैं उनमें 50% ये चांस होता है कि उनको सीओपीडी डेवलप हो जाए। ओके, ठीक है। ठीक और है। ये ऐसा नहीं होता कि आपने आज एक सिगरेट पिया तो कल डेवलप हो जाएगा, इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और जब ये डेवलप हो जाती है फिर ये रिवर्स नहीं करती। सबसे खतरनाक बात ये, जो नॉन स्मोकर है उनमें कोई और फैक्टर का होना ज़रूरी होता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है और एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है कि उनके जीन में प्रॉब्लम होता है, उससे सीओपीडी डेवलप होता है, लेकिन उसकी जो शरह है वो बहुत ना होने के बराबर है हमारे में। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि स्मोकर्स में ये ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग लोगों ने अगर सिगरेट नहीं पी रहे तो उसके ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे शीशा हो गया या जिसको ई सिगरेट कह रहे हैं, जो वेप हो रहा है, क्या वो भी उतनी हद तक नुकसानदेह है? जी देखिए, शीशा 1 घंटा शीशा पीने का मतलब है आप 100 सिगरेट पी रहे हैं। अगर आप उस इन्वायरमेंट में भी रहते हैं तो तकरीबन आप उतनी ही स्मोक इनहेल कर लेते हैं। अच्छा। तो ये शीशा और स्मोकिंग इक्वली है। अब जहाँ तक ई सिगरेट की बात रही, ई सिगरेट के कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। ई सिगरेट के अंदर निकोटीन का जो लेवल है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, वो कंट्रोलेबल है, ठीक है। लेकिन उसमें और फैक्टर ऐड हो जाते हैं। ई सिगरेट में कम मिकदार में जो प्रॉब्लम होने के चांसेस है, लेकिन चांसेस उसमें भी हैं क्योंकि उसमें भी वो एलिमेंट पाया जाता है जो सीओपीडी का बायस बन सकता है, ठीक है। ई सिगरेट हमारी भी एक स्ट्रेटेजी है उस शख्स के लिए जो सिगरेट छोड़ना चाहता है, लेकिन ई सिगरेट आप टीनेजर्स में लोग शुरू करते हैं और उसके बाद वो एडिक्ट होते हैं और फिर वो सिगरेट शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों साइड हैं, डबल सोर्ड इसको हम कह सकते हैं। ये हम तो मना ही करते हैं कि ई सिगरेट की तरफ ना जाएं जब तक आपको आपका डॉक्टर नहीं कहता, तो उस तरफ आप ना जाएं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं इस बीमारी के, किस तरह पता चलेगा? कोई खास सिम्टम, कोई खांसी होती है या किस तरह की चीजें होती हैं? इसके 3 और 4 सिम्टम्स हैं और ये ओवरलैप करते हैं विद एस्थमा। ओके, ये याद रखिएगा। और इसी वजह से लोग इसको जरा इनिशियली लाइट रहते हैं। पहले इसको ये कह सकते हैं कि एस्थमा ही नहीं, देखिए एस्थमा अगर कहा तो एस्थमा का एक जनरल परसेप्शन ये है कि ये बेहतर हो जाता है ना। हाँ। तो ये वो वाला एस्थमा जो बेहतर नहीं होता, जब डेवलप होगा तो इसने आगे बढ़ना है, ये वर्स ही होगा। ये वर्स ही होगा, ठीक है। स्लो डाउन हम कर सकते हैं विद मेडिकल थेरेपी, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते। ये इसमें और एस्थमा में फर्क है। तो जो सबसे पहली अलामत स्मोकर्स में आती है जिसको वो इग्नोर करते हैं वो है खांसी का होना। तो खांसी जब उनको स्टार्ट होती है वो इसको कोरिलेट कर लेते हैं कि ये हमारी सिगरेट की वजह से है, सिगरेट पीते हैं तो खांसी है और ये नॉर्मल सी बात है। ये प्रॉब्लम वो इग्नोर कर चुके होते हैं, ठीक है। जब वो हमारे से रुजू करते हैं उस वक्त उनको सबसे मेन प्रॉब्लम डेवलप होता है सांस का फूलना। और जब सांस का फूलना डेवलप हो जाए तो ये एक स्टेप अगला पहुंच जाता है इस पेशेंट का। फिर उसमें बलगम का आना होता है, फिर पेशेंट फटीग्ड हो जाता है और इसके बाद उसकी और डिजीजेस जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती है वो उसमें आना शुरू हो जाती है, लाइक ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, कार्डियक इशू होना शुरू हो जाता है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें खांसी का और स्पेशली सांस का फूलना जो कि आगे बढ़ा हो। अब स्मोकर में भी सांस फूलता है लेकिन वो सीजनल होता है, अब हुआ और फिर ठीक हो गया, बीच में सिम्टम फ्री पीरियड्स मिल जाएंगे। लेकिन जो सीओपीडी है उसमें सिम्टम फ्री पीरियड्स नहीं मिलते। जब वो डेवलप हो जाएगी तो सांस, डॉक्टर साहब मुझे साल से बढ़ रहा है, पहले मैं थोड़ा सा चलता था सांस फूलता है, ज्यादा चलता था सांस फूलता था, अब मैं सीढ़ियां भी चढ़ता हूं तो मेरी सांस फूलने लग पड़ता है, अब मैं कपड़े चेंज करता हूं तो मेरा सांस फूलने लग पड़ता है। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके ये जो अलामत है ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब इस तरह की अगर अलामत आ रही हैं तो हमें फौरन से डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मतलब इसकी भी स्टेजेस हैं क्या? हम इनिशियल स्टेज पर अगर इसको पकड़ लें, मैंने कहा ना अनफॉर्चुनेटली वो कफ जब उसको होती है वो उसको बिल्कुल भी कोई लिफ्ट नहीं कराता। जब सांस फूलता है तो यूजुअली हमारे पास इसकी 4 हम स्टेजेस लेबल करते हैं, तो हमारे पास तीसरी और चौथी स्टेज में पेशेंट आता है, इनिशियली स्टेज में वो आता ही नहीं है। तो कब तक, मतलब उस टाइम तक उसके फेफड़े या जो चीजें होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो कितने मुतासर हो गए होते हैं? ये तो देखिए इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर के सारे बड़े हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो वो स्मोकर्स जिनमें अलामत शुरू हो चुकी हैं वो अगर अपने चेस्ट डिपार्टमेंट में जाएं तो और वहाँ पे ये टेस्ट करवाएं तो ये टेस्ट आपको आगे बताता है कि इस डिजीज की सेवेरिटी कितनी है। उसके मुताबिक फिर हम इसको लेबल कर देते हैं कि ये स्टेज 1 ABCD के नाम से लेबल किया जाता है या 1 2 3 4 के नाम से लेबल किया जाता है। तो ये 3 या 4 में है और उसके मुताबिक ही हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी डिजाइन होती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा क्लियर ये कर दें क्योंकि अब ये स्मोक का सीजन है और यहाँ पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा खांसी होगी। तो इस वाली डिजीज़ में खांसी में और नॉर्मल खांसी में क्या फ़र्क है, ताकि लोगों को एक आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर इस तरह की खांसी हो रही है तो हमने डॉक्टर के पास जाना है। यही मैंने पॉइंट आपको बताया कि जो इसकी सिम्टम्स हैं वंस इट डेवलप्स तो ये परसिस्टेंट होती है, ठीक है, ये बेहतर नहीं होगी। जो स्मोक की है वो स्मोक सीजनल लिमिटेड होगी, ओके, ठीक है। जब आपका एक्सपायर होगा तब होगी,
और जब ये बेहतर हो जाएगा तो ये रिवर्स कर जाएगी, उसकी रिवर्स नहीं करेगी। स्मोक में भी आपको सांस में से सीटियों की आवाज़ आ सकती है, स्मोक में भी सांस फूलता है, लेकिन जब आपका एक्सपोजर होता है, जब आप एक्सपोजर अवॉइड करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। सीओपीडी में ऐसा नहीं होता। सीओपीडी में जब आपको अलामत शुरू हो गई हैं तो वो आगे की ही जानी बढ़ना शुरू होती है, तो वो रिवर्स नहीं करती। मुसलसल इजाफा हाँ उसमें जी, होगा। जब तक आप मेडिसिन नहीं लेते वो किसी हद तक रिवर्स करती हैं, वरना वो आगे ही बढ़ रही होती है। तो अब इसके इलाज पर आ जाए तो क्या क्या इसका इलाज है, देखिए, किस तरह की थेरेपी है? हमने बाय डेफिनेशन कहा ये प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज है। ठीक है। तो इलाज जो है वो इसकी टियोलॉजिकल फैक्टर से ही बेहतर होगा। हमने क्या कहा, क्या रीजन हो सकती है? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग छोड़ना ही पहला इलाज है इसका। फिर उसके बाद आपका जो बाकी प्रिवेंटिव मेजर है वो हम कहते हैं कि इसमें वैक्सीनेशन का लगाना जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो 65 साल से ऊपर हो जाएं या जिनका लंग डैमेज हुआ हो, जो हमें स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है जो बताता है अगर वो 40% से ज्यादा है डैमेज, तो वो नमूनिया की और फ्लू की वैक्सीनेशन मस्ट लगाएं। ठीक है। अब एडिशन हो गया कोविड का वैक्सीनेशन का भी और पर्टूसिस, ये 4 वैक्सीनेशन अब रिकमेंडेशन में दी जा चुकी हैं। तो ये 2 स्टेप्स हो गए कि वो सिगरेट छोड़ देगा, वो वैक्सीनेशन लगवाएगा। फिर उसकी मेडिकल मैनेजमेंट है, वो उसकी स्टेजेस के अकॉर्डिंगली है कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करके दे दी जाती है। तो जैसे आप मेडिकेशन का बता रहे हैं तो हमें बताइए कितनी देर तक चलती हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी या सारी जिंदगी उन्हें खानी पड़ेगी इस मर्ज के बाद? तो ये तो अब आपको भी पता लग जाना चाहिए। वंस वी सेड कि ये क्रॉनिक है और परसिस्टेंट है, बढ़ती है, इसका मतलब है हमने जो मेडिसिन ली है उसको हमने फॉर एवर लेना है। देखिए, मेडिसिन वही अवेलेबल है जो अक्रॉस द वर्ल्ड अवेलेबल है पाकिस्तान में। ठीक है। अगर आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं तो नियरली नॉर्मल लाइफ आप गुजार सकते हैं। एक डायबिटिक पेशेंट जो होता है, देखिए उसको जब आप कोई दवाई देते हैं वो हमसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछता, उसको पता है कि शुगर की जो दवाई है वो मुश्किल जिंदगी चलनी है। लेकिन रेस्पिरेटरी डिजीज में प्रॉब्लम ये है कि जब हम बताते हैं तो उनका ये ख्याल है, और वो वैसे बाय द वे बेहतर बहुत हो जाता है पेशेंट। अच्छा। तो वो भी समझता है कि मैं तो बेहतर हो गया, मुझे इन दवाइयों की जरूरत नहीं है। तो ये सीओपीडी में तो वो जो भी दवाई बताई जाती है, यस वो ये जरूर हो सकता है कि वो स्टेज 3 था तो 2 में आया तो हमने उसको कम कर दिया, लेकिन बंद करने वाला कंसेप्ट इसमें नहीं हो सकता। तो क्या इसमें कोई एज लिमिट है, एज फैक्टर है इसमें? बिल्कुल जी, एज फैक्टर 40 से अबव यूजुअली ये डिजीज परसिस्ट करती है, क्योंकि डिपेंड करता है कितना सीवियर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हैं ना। देखिए, एक शख्स 10 सिगरेट अगर पीता है तो कम से कम उसको 10 साल चाहिए कि ये सिगरेट ये उसमें डेवलप हो जाए। अगर यही शख्स 20 सिगरेट पीना शुरू हो जाए तो हो सकता है उसको 5 से 6 साल में ये प्रॉब्लम हो जाए। और अगर उसके जीन में टेंडेंसी है तो हो सकता है इससे पहले भी उसको सीओपीडी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो स्मोकर्स में अगर खांसी शुरू हो जाए और साथ सांस फूल रहा है तो एक तो स्मोकर वैसे स्मोकिंग ना करें, उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप स्मोक में फिर रहे हैं तो वैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग तो हर हाल में क्विट कर देनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक स्मोकिंग से जो डेथ होती है वो 1,63,000 डेथ है, ये डायरेक्ट स्मोकिंग से है। इन्हीं में से 31,000 डेथ वो हैं जो इनडायरेक्ट हैं सेकंड हैंड स्मोक से। तो अगर हम अब कोविड को देखें, 2 साल गुजार लिए, तो कोविड ने भी इतनी डेथ नहीं की हुई जितनी हम स्मोकिंग से डेथ कर रहे हैं। और फिर सीओपीडी की डेथ अलग है, तो ये 40 ईयर से अबव होता है, और इसमें जब ये डेवलप होता है तो ये अलामत शुरू हो जाती है और स्मोकर को यूजुअली पता लग जाता है। मैंने बताया ना कि कफ को वो लिफ्ट ही नहीं करा रहा होता, जब सांस फूलता है तब उसकी जान निकलती है। भी मेरा तो सांस अब फूलने लगता है, मैं इस उम्र में मेरा सांस फूल रहा है, तो डॉक्टर मुझे क्या प्रॉब्लम हो गया। फिर आप टेस्ट करवाते हैं और फिर इन दवाइयों की तरफ आप आ शुरू। तो इसकी एहतियात क्या है? सिर्फ स्मोकिंग छोड़ दें या और भी इसकी एहतियाती तदबीर हैं जो अगर नॉर्मल आदमी भी एहतियात उसको अपनाए तो वो ठीक रह सकता है? देखिए, लंग्स की जो एहतियात है ना, वो तो एक इन्वायरमेंट आप समझिए क्लीन इन्वायरमेंट है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी अरसे से जब से स्मोक आया हम लोग क्लीन इन्वायरमेंट नहीं देख पाए। अगर आप देखें, अगर आप किसी और शहर की तरफ मूव करें तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंस फील होगा। आप जो भी आपकी सराउंडिंग में है वो आप इनहेल करते हैं, तो इन्वायरमेंट क्लीन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये है कि कुछ डाइट्स को हम कुछ चीज़ों को हम बार बार कहते थे कि वो आपके रूटीन में होनी चाहिए। अब गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नींद को रात को ही पूरा करना है। उसके बाद आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। देखिए, किसी भी एज में आप अक्सर लोगों से सवाल पूछें, वो 20-30 साल के होते हैं, जी आप करते हैं फिजिकल एक्टिविटी? जी डॉक्टर साहब हम वॉक करते हैं। भी 20-30 साल के बंदे से मैं वॉक एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं रनिंग एक्सपेक्ट करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अपनी फिजिकल कैपेसिटी कौन सी रखूँ, और ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने इसको बिल्कुल छोड़ दिया, और इस कोविड के 18-20 महीनों में तो ये समझिए कि ख़त्म ही हो गया हमारी जनरेशन से कि फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, गुड इन्वायरमेंट,
और जितने भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्मोकिंग होगी, शीशा होगी, एडिक्शन होगी, इसको हमें छोड़ना चाहिए। इनको अवॉइड करेंगे और ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, उनको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करेंगे तभी हम इन तमाम तर जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उनसे बच सकते हैं। और वो हमारे हाथ में है, हमने अपनी सेहत को ख़राब करना है वो भी हमारे हाथ में है, उसको सही रखना है वो भी हमारे हाथ में है। डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त आप यहाँ पर आए। और COPD के हवाले से जनाब हम बात करते हैं, क्रोनिक डिजीज़ है, फेफड़ों का दायमी मर्ज इसको कहा जाता है, जिसके हवाले से कुछ एहतियात करने की ज़रूरत है। एक तो स्मोकिंग क्विट कर दें और दूसरा अपना इन्वायरमेंट जो है उसको साफ शफाफ बनाएं ताकि हम इन तमाम तर बीमारियों से बच सकें। मजीद आपसे बात करेंगे, यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों का, तो ये स्टार्टअप और डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। दुनिया ऑनलाइन बिजनेस और स्टार्टअप्स को तरजीह दे रही है इस वक्त, और हम भी इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर से करवाते हैं जो कुछ मुनफरिद और अछूता ख्याल लेकर मार्केट में आते हैं और देखते ही देखते कामयाब हो जाते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात भी एक ऐसे ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो एक डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं, और महज 3 साल पहले उन्होंने अपना जो ये स्टार्टअप शुरू किया था और अब वो पाकिस्तान का कामयाब तरीन स्टार्टअप बन चुका है। वो खुद तो कामयाब हुए ही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरों को भी एंटरप्रेन्योर्स और नौजवानों को कामयाब करने के लिए राहें उनकी हमवार कर रहे हैं। तो उनकी कामयाबी और खिदमात के एतराफ़ करते हुए उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा जा चुका है। उन्हें ये अवार्ड डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में दिया गया है। वो कई बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त उमैर मजीद मौजूद है, एंटरप्रेन्योर हैं, तो उन्हीं से जनाब उनकी कहानी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। उमैर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उमैर, हमें अपनी फील्ड के बारे में एक तो बताइए कि ये डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपने क्यों इस फील्ड को चूज़ किया, और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इसमें कितनी इम्पोर्टेंस है इस फील्ड की यहाँ पर? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अगर आप देखते हैं, देखें अगर जो ट्रेंड्स इस दफ़ा चेंज हो रहे हैं और जो ऑटोमेशन का ज़माना है, और तो AI और मशीन लर्निंग इटसेल्फ को जितना बूम मिला है लास्ट 1-2 ईयर्स के अंदर, एक तो सबसे बड़ी वजह ये बनी कि इस फील्ड को चूज़ करने की कि मैंने आज से 4 साल पहले जब मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हुआ, तो मैंने अपने जो मेरे बड़े भाई हैं और कुछ और जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे मैंने मशवरा लिया कि मुझे किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। तो उस टाइम पे कंपैरेटिवली रिलेटिवली स्टार्ट हुई थी AIML के ऊपर पाकिस्तान के अंदर काम करना। तो उस टाइम पे फिर मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ किया कि फॉर एग्जांपल अगर आप अगर मुझे आपकी शर्ट पसंद आई है तो मैं इसकी पिक्चर बनाऊँ, और फिर मुझे इस जैसे जितने भी ई-कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर खाड़ी पे से मिलता जुलता कोई सूट मौजूद है, अगर किसी और ब्रांड पे मौजूद है, तो वो मुझे जो है वो उस इमेज के थ्रू मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पता लग जाए कि ये सूट किधर अवेलेबल है। क्योंकि नॉर्मली होता ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शादी पे गए तो फीमेल अर्शा है, तो आस्क के अच्छा ये आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो वो नॉर्मली पिक्चर साथ बनवा ली या कुछ बनवाया, उसमें से क्रॉप किया और वो चीज़। तो उस टाइम पे मैंने तो बड़ा एक मज़ेदार किस्म का जो है ना काम फील होता था कि बड़ा एक आप इमेज दो, उसके अराउंड आप चीज़ें निकाल लो। फिर सेल्फ ड्राइविंग कार इटसेल्फ बड़ा मोटिवेटिंग एक टॉपिक है कि आप सेल्फ ड्राइविंग के कार्स खुद चलेंगी, चीज़ें खुद ऑटोमेट हो रही हैं। और फिर एक और जो मज़ेदार चीज़ इस फील्ड की मुझे लगती है डाटा, अगर मैं स्पेसिफिक डेटा साइंस की बात करता हूँ, कि अगर हम क्योंकि डेटा साइंस बेस्ड होती है डेटा के ऊपर, ठीक है, अगर हम मीडिया एनालिस्ट के साथ बैठेंगे और मीडिया का कोई डेटा होगा तो हम मीडिया एनालिस्ट बन जाएंगे, अगर हम बैंकर का डेटा उठाएंगे तो हम बैंकर बन जाएंगे, अगर हम डॉक्टर्स का डेटा उठाएंगे तो हमें, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़रूरी है टू प्रेडिक्ट समथिंग, टू आप कह लें कि कोई भी चीज़ को बताने के लिए उस डेटा को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि हम उस फील्ड के साथ कुछ ना कुछ हमें उसकी नोआ होती है। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग मतलब लग रही थी, और बड़ा अभी तक जितना भी काम किया तो बड़ा एक मज़ेदार किस्म का काम है कि जिसमें हम बैंकर भी बन जाते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी मीडिया एनालिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा काम डेटा के ऊपर है। दूसरा, अगर पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो देखें रिलेटिवली, जैसे ही मैंने बताया कि फील्ड्स कंपैरेटिवली न्यूअर हैं और अभी पाकिस्तान की मार्केट फुली इसके लिए तैयार नहीं है। ठीक है, इंटरनेशल क्लाइंट्स, मतलब इधर जितना भी काम हो रहा है वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का हो रहा है, लेकिन लोकली जो हमारा लोकली आप कह लें कि उसके ऊपर इतना कोई बहुत ज़्यादा अभी काम शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनको भी अभी डेटा की जो वर्थ है वो नहीं पता, और हम अपनी फील्ड में कहते हैं कि डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। ठीक है, कि गोल्ड की जो वर्थ मतलब जितनी है
उससे ज़्यादा उतनी ही डेटा की data वर्थ है। तो मुझे बताइए हमारे यूथ के लिए इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस फील्ड में आने के लिए और इसके आने के बाद? देखिए इसमें अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट को देखता हूँ, हम्म, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बूम है। ठीक है। अगर हम लोकल मार्केट को देखते हैं तो उसमें ऐसे है कि जो कंपनीज इंटरनेशनल काम कर रही हैं उनके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर कंपनी के अंदर अब AI/ML की एक स्पेसिफिक फील्ड है या डेटा एनालिटिक्स की एक फील्ड है, क्योंकि इसके बगैर अब डिसीजन मेकर्स भी डिसीजंस नहीं करते। इनिशियली पहले ये होता था कि रैंडम चीज़ें चलती थी, लेकिन अब जब तक डेटा आपके पास नहीं होगा तो आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो रिलेटिवली फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन ऑन अ वेरी हाई लेवल अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को देखते हैं तो क्योंकि लोकल बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है, तो आज से 2 साल 3 साल बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल में निकलेंगी, क्योंकि यंग ब्लड आप देखेंगे कि पाकिस्तान मार्केट के अंदर इतना यंग ब्लड आ रहा है जो इस चीज़ को, इसकी वर्थ को समझता है और वो उस डेटा को उस तरह से कीप कर रहा है। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन अभी भी जो लोग इंटरनेशनल काम कर रहे हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि अब इसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट आ रहा है और यंग जनरेशन भी इस तरफ आ रही है, तो क्या उनको गाइड करने के लिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान में? देखिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि ट्रेनिंग्स के लिए तो बहुत इदारे मौजूद हैं, ठीक है। इसमें अगर स्टार्ट होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, कि अब आप जिस यूनिवर्सिटी को भी देखें, या अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे कि BS डेटा साइंस इटसेल्फ स्टार्ट हो गई है, BS इकोनॉमिक्स विद डेटा साइंस स्टार्ट हो गई है, AI/ML के ऊपर फील्ड डिग्री स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स कंपैरेटिवली कुछ निकल रहा है, बट ये कुछ फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें आपको एक्सपीरियंस लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑन अ वेरी हाई लेवल डेटा अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक जूनियर रिसोर्स नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ा सा इस तरह से गैप है कि सीनियर लोगों की कंपैरेटिवली कुछ कमी है, लेकिन चूंकि अब फील्ड बूम कर रही है तो लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस लोग भी जो हैं वो बढ़ना शुरू हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गाइडेंस मौजूद है, ठीक है, और लोग इसको नेक्स्ट, जिस तरह मैंने बताया कि डिग्रीज भी स्टार्ट हो गई प्रॉपर, और अगर डिग्री स्पेसिफिकली इस फील्ड की नहीं है तो उसमें कोर्सेज हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फास्ट लाहौर से ग्रेजुएट किया तो हमारा पूरा एक डेटा साइंस का कोर्स होता था, ठीक है, उसके अलावा हमारा डेटा बेस में एडवांस लेवल के कोर्सेज होते थे जो डेटा मॉडलिंग और इस तरह की चीज़ें हमें पढ़ाते थे। मतलब अब इसमें इतना ज़्यादा बूस्ट आ रहा है कि अब नौजवान नस्ल भी इस तरफ आ रही है और ये बड़ा अच्छा रुझान है, और मेरे ख्याल से आने वाले 10 दिनों में या 5 सालों में या 10 सालों में इसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। उमैर मजीद हमारे साथ मौजूद है, एंटरप्रेन्योर हैं। उमैर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं और आपने वक्त दिया हमें, और जिस तरह हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से, जनाब उमैर भी उनके लिए राहें हमवार कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करिए और अपने जो कामयाब सफ़र है उसका आगाज़ करें। मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और आपको पता है ये हमारा सेगमेंट है लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं। और आज कल लाहौर को सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का है। गुज़श्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लाहौर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लाहौर का अक्सर शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में किया जा रहा है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की एक वजह बारिशों की कमी भी है, लेकिन अब पाकिस्तान के मायनाज सपूतों ने इस मसले का भी हल ढूंढ लिया और लाहौर पर मसनूई बारिश की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहरियों को स्मॉग से बचाने के लिए तजरिबाती तौर पर शहर में तैयारे या फिर गुब्बारों के जरिए बारिश बरसाई जाएगी। ड्राई आइस में नमक और पानी डालकर मसनूई बादल बनाने और उन्हें बरसाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर काम कर रहे हैं और उस हवाले से खानसपुर में मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा भी कर लिया गया है। ये मंसूबा कब तक मुकम्मल हो जाएगा और इसके क्या नताइज हासिल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस मंसूबे के रूह रवा हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर, इस आर्टिफिशियल रेन के बारे में हमें बताइएगा, इस प्रोजेक्ट के हवाले कि कैसा प्रोजेक्ट है और क्यों आपको लगा कि हमें इस पे काम करना चाहिए और इसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कुछ नया नहीं है। अच्छा। मैं चूँकि प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर दावे नहीं करते होते, वो सियासतदानों का और दीगर लोगों का काम होता है। ये मैं इसको कहता हूँ कि मैं अंधों में काना राजा हूँ और अंधों में काना राजा जो है वो अब आंधियों और अंधेरों में काना राजा बनने जा रहा है।
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 60 साल पुरानी, 60 साल से दुनिया में बहुत मोहतात भी आप कहें तो 40 ममालिक ऐसे हैं जो इससे इस्तेफादा कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं नया है, कुछ नहीं। मैंने ईजाद नहीं किया, ये कोई मेरे पे ना। फिर बात ये होती है कि चूंकि मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ, अल्लाह मैं इसी चैनल का जो न्यूज़पेपर है उसमें लिखता भी हूँ, शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो मैंने ये कहा था कि इसका मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ एक मिनिमम लेवल। ठीक है। अब उसमें ये है कि बात चूंकि ट्रेंड है क्रिस्प का, तो लोगों ने आगे से आगे जो सोशल साइट्स होती है, मैंने एक से कहा कि यार मैं पूरे लाहौर पे बारिश नहीं बरसा सकता, ये मेरे बस में नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमारी खबर इस तरह इसके बगैर नहीं चलती, तो हमने इसको पूरे शहर पे कर दी। ठीक है। पूरे शहर पे क्या पूरे मुल्क पर करना ये ऐन मुमकिन है, लेकिन ये हुकूमत की हुकूमत की जिम्मेदारी, बिल्कुल। अच्छा, अब रही बात कि ये खानसपुर का जिक्र क्यों आया, चूंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है खानसपुर में। ठीक है। अच्छा, करना क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। ये जो आपका कमरा है ना इस वक्त, यहाँ पर भी जो हवा मौजूद है तो उसके अंदर भी ना मैडम वाटर वेपर्स मौजूद है, यानी पानी किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। ठीक है। अब चूंकि लोग भी समझना चाह रहे हैं तो लोगों के लिए ये मैं बताता चलूं कि जब बहुत गर्मी के दिन में आप यख पानी का गिलास जो ठंडा होता है रखते हैं, तो गर्मी के महीने में उसके सराउंडिंग में जो नीचे पानी के कतरे बहते हैं वो बारिश का सबसे मिनिमम लेवल होता है। पहली बात ये वो बारिश ही है। ठीक है। यही प्रोसेस जब ऊपर होता है बड़े पैमाने पर तो वो बूंदें नीचे गिरती हैं जिसको हम बारिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब खानसपुर क्यों होता ये है कि जब आप मरी जाते हैं तो आपके कान बजना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, हवा का दबाव कम होना शुरू हो जाए। हम जितना हाइट की तरफ जाएंगे हम बादलों के उतना करीब जाएंगे। अच्छा, फिर इस टेक्नोलॉजी में या मेथड में कहूंगा, टेक्नोलॉजी तो नहीं, एक मेथड है कि आपको गर्मी लग रही है, आप एक खिड़की खोल देते हैं, ताज़ा हवा आना शुरू हो जाती है। उसमें आपने उन वेदर कंडीशंस को कैच करना है जब बादल बने हुए हो। ठीक है। ह्यूमिडिटी 70%। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी होती है हवा में, वही नमी जो पानी के गिलास से टकराई और वो कतरे बन जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि जब हम मरी जाते हैं तो बादल कमरों में आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। अच्छा, अब वो जब बादल करीब आ जाते हैं तो फिर आप पर मुनहसर ये है कि आपने किसी तरह से उस हवा को उसी तरह ठंडा करना है जिस तरह वो पानी का गिलास कर देता। आपने उसको मजबूर करना है भाई खाली ना जाओ, यहां पर बरस जाओ। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें ये होता है कि जो मिनिमम लेवल होता है उसमें ये होता है कि अगर वेदर फोरकास्ट या बादलों की कंडीशन ये बता रही है कि बारिश का चांस 60% है, आपने जो करना है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। उसकी मदद से वो जो परसेंटेज है वो आप 85-90 पे लेगा। ओके। अच्छा, अब आपने उस हवा को, उन बादलों को कैसे मजबूर करना? अब बड़ी आम सी बात है, बचपन में आपने भी शायद, या आप जदीद दौर के बच्चे होंगे कि कुल्फियों वाला जब वो लगाता है ना रेडी कुल्फियों की, तो उसमें नमक डालता है। वो नमक जो होता है ना वो बर्फ को पिघलने नहीं देता जल्दी। अच्छा, अब खुशकिस्मती मेरी ये है कि नमक एक ऐसी चीज है जो अभी तक पाकिस्तान में महंगी नहीं हुई। अब भाई बाकी हर चीज महंगी, बाकी हर चीज बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें बेसिक एक कंपोनेंट जो है वो नमक है। अच्छा, अब आपने नमक को बादलों के ऊपर टच करना है। अच्छा। यानी उन पर छिड़कना है, जिससे अब सादा लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि अगर ये एक वाया है, हवा है, ये एक वॉल्यूम है, जब नमक छिड़कूंगा तो जिस तरह स्पंज कंडेंस होता है ना, वो बादल कंडेंस हो, जिसे कंडेंसेशन भी कहा जाता है, फिर सैचुरेशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो नमक वहां तक फेंका कैसे जाए? तो उसके लिए एक जनरेटर लगाया जाता है, एक जो सिलेंडर है गैस का, वो आप एक इक्विपमेंट दोनों को मिला के नमक उसके ऊपर रख के तो चिल्ला काटने वाले बाबे की तरह बैठ जाएंगे, या वो साल्ट जो है वो फिजा के अंदर
जाना शुरू हो और वो उसको मजबूर करे और वो बरसने उसको पे। मजबूर ठीक। करेगा। ये दूसरा सर, सबसे पुराना और जो मेरे बस में तरीका है वो तरीका वो- आपने किया है। दूसरा हमें बताइए, जो खानिसपुर में आपने तजुर्बा किया है वो कितना, उसका नहीं, रिस्पॉन्स अभी क्या है? करना है अभी करना है, अभी करना है, ये भी करेक्शन, क्योंकि ठीक पता है। क्या है, अंधों में काने राजे की वजह से ना वो उम्मीदें सारी अब ना मेरे पे आन आपसे- पड़ी हैं आपसे वापस और आओ। मेरे से वो को मैजिक के जिस तरह मैं कोई फूंक मारूंगा तो हो जाएगा। तो इसकी ये कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? तैयारी अगर अब आपने जी मेरी करना सारी भी। मुकम्मल ठीक है। अब इंतजार है बादलों का, ये मैं सबको कह दूं, ठीक है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, तो वो बादल जो है वो अभी तक एक्सपेक्टेड पहले 21 था, फिर 23 हुआ, अब मेरा ख्याल है वो 25 के करीब चलेगा। 25 नवंबर तक, यानी प्री कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी। मैं तैयार हूं मतलब जब बादल आएंगे तभी इस चीज को हम तभी प्रैक्टिस कर और सकते पहाड़ी हैं। इलाके में, ठीक है, पहाड़ी इलाके में इसलिए कि जो मेरे पास जितने मेथड है। अच्छा, जो आपने कहा कि वो दीगर तरीका के बलून्स है, उसमें फिर ये होता है कि कोई मिनी रॉकेट्स आप बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आप साल्ट लगा देते हैं, जिस तरह ना वो पटाखा आप ऊपर छोड़ते हैं, तो वो फिर जब कंडीशंस अवेलेबल होती हैं वो फिर आप ह्यूज क्वांटिटी में वो 1000 एक मिनी रॉकेट जो है वो नीचे से छोड़ते हैं, वो बादलों के अंदर जाके फट जाता है और वो कंडेंस हो जाता है। तीसरा जो ठीक है। बर्फ का है वो मेरे बस में नहीं है, बर्फ मैंने तैयार कर ली है या करवा ली है। ओके, अच्छा, वो बर्फ कौन सी होती है? वो बर्फ आम बर्फ नहीं होती, वो बर्फ है ड्राई आइस, खुश्क बर्फ जिसे कहते हैं। CO2 जो गैस होती है ना उसको बोला। अच्छा, उसमें आप ये करते हैं कि उसे क्रश करते हैं या आप पाउडर फॉर्म में? तो सर ये कोई इंसानी सेहत के लिए अच्छा, नुकसानदेह तो नहीं होगी? नहीं। हमारा ये होता है कि जब डैम बनने लगते हैं ना, तो हमारे कुछ लोग शोशा छोड़ देते हैं, ये कह के जी डैम टूट सकते हैं, नीचे जलजला आ सकता है। तो आप मुझे अब इस वक्त बताएं, इस वक्त जो लाहौर शहर की सूरत हाल है ना, ये जितना आपका क्रू मेंबर है, आप, मैं तो चले सिगरेट पीता हूँ, आप जो सांस ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हो, बहुत ही मुजरे नहीं, सुन ले, हाँ, वो 30 सिगरेट के बराबर है एक दिन। यानी आप सोए हुए हैं हाँ, और जो आप सांस ले रहे हैं तो समझे आप स्मोकिंग, ये इतनी आलूदा है। बहसीयत मुल्क पाकिस्तान दुनिया का दूसरा आलूदा मुल्क, दूसरा मुल्क। लेकिन कुछ माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि बहुत महंगा मंसूबा है, ये वहां पर काबिल देखिए। अमल हो सकता है जहाँ पे बारिश नहीं बरसती है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, जिसने ये कहा ना कि काबिल अमल हाँ। होता है, काबिल अमल की बजाय आप यूं कहें कि वहां इसकी जरूरत ज्यादा होती है। अच्छा, यहाँ बारिश नहीं हो रही, कहत साली है, नीचे पानी नहीं है, जिस तरह दुबई है। मतलब दुबई के में सालाना जो बारिश के दिन है वो 10 या 12 होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो मुल्क अब साल में 125 दिन बारिश बरसाता है। मुमकिन वहां भी है। मैं जो कर रहा हूं वो चूंकि एज इंडिविजुअल है ना, अगर आपकी पूरी मशीनरी इन्वॉल्व हो तो 30% चांस को भी आप बारिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मिसाल के तौर पर लाहौर शहर है, लाहौर पूरे शहर पर बारिश बरसाने में, मैं एक रैंडम सा फिगर बोलता हूं, 25 करोड़ रुपए आ जाता है खर्च, समझ। ठीक है, तो जितने लोग रोजाना बीमार हो रहे हैं, जितनी मेडिसिन खरीद रहे हैं, मैं एक और आपको सादा जी, सी जी, बात- जी, जी। जितने पंजाब हुकूमत ने इश्तहार जारी किए हैं अखबारों को और टीवी चैनल्स को, उतने पैसों से लाहौर शहर में बारिश हो सकती। मतलब इसका लास्ट जो हल यही है स्मॉग से छुटकारा हासिल करने के लिए कि आर्टिफिशियल जो है हम लोग बारिश बरसाने और का, चारा ही नहीं है आपके क्योंकि पास कोई। इतनी ज्यादा आलूदगी हो चुकी है फिजा में कि हमारे पास सिर्फ लास्ट यही ऑप्शन बच जाता है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर भी वर्किंग करने की जरूरत है, और अगर मुनव्वर साबिर साहब कर रहे हैं तो उनके साथ भी ताउन करने की जरूरत है। प्रोफेसर मुनव्वर साबिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हेड हैं आर्टिफिशियल रेन प्रोजेक्ट के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए और इस बारे में आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सुर और संगीत के हवाले से। तो आपको पता है कि हम किसी भी मूड में हो, वो चाहे अच्छा हो चाहे फिर बुरा हो, म्यूजिक सुनने से हमारा मूड और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो आजकल नौजवानों में म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा रुझान पाया जा रहा है। और जिस तरह मैं कहती भी रहती हूँ कि पाकिस्तानी जो ज़मीन है वो ज़रखेज़ ज़मीन है, टैलेंट से भरपूर है। तो लेकिन कमी कहाँ पर आती है कि उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पर जाके वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो जागो लाहौर का ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने उन्हीं के लिए बनाया है कि वो यहाँ पर आएँ और आप तक अपनी आवाज़ का जादू पहुँचाएँ और आपको पता चले कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट इस वक्त मौजूद है। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद है, मगफिरा इजाज़ हैं, सिंगर हैं, और जब वो गाती हैं तो सुनने वाले दंग रह जाते हैं। तो उन्हीं से थोड़ी चिटचैट भी करते हैं और उनसे कुछ गाने भी सुनेंगे। तो मगफिरा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मगफिरा, इस जर्नी के बारे में हमें बताइए, कब से सिंगिंग का आगाज़ किया आपने? सिंगिंग का आगाज़ बचपन से, आई यूज्ड टू सिंग। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पार्टिसिपेट करती थी मैं स्कूल में, थ्रू आउट माई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एंड फैमिली सपोर्ट भी थी। आई यूज्ड टू सिंग एंड दे वर लाइक कि अब आपने इस प्रोफेशन में जाना है। अच्छा, यू डोंट हैव टू वेस्ट द वॉइस। तो बस तब से ही मुझे आई नो अबाउट दिस टैलेंट ऑफ माइंड, सो आई केप्ट सिंगिंग। एंड जो भी इवेंट आता था, शादियां हैं, कुछ भी है, सो आई वाज इन द लाइमलाइट शुरू से। मतलब ज़्यादा किसने आपको किया कि आपने इस साइड पर जाना है? एवरीवन, आई थिंक मेरी फैमिली भी सारी ऑलवेज सपोर्टेड मी, माई मदर, माई फादर। मेरे फादर बेसिकली, आई एम एन आर्मी ब्रैट, तो वो भी हमेशा मुझे मिली नगमे। कोई भी ऐसा इवेंट आता था यूनिट में तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मगफिरा मेरी बेटी की बड़ी प्यारी आवाज़ है। फिर फैमिली फ्रेंड सर्कल में, सो ये चीज़ मतलब शुरू से ही मतलब स्कूल लाइफ से आप कह सकते हैं आपने स्टार्ट कर दी ये करना। तो कब से सीखना, कब से स्टार्ट किया प्रॉपर जो प्रोफेशनली सीखते हैं? इट्स एक्चुअली नेचुरल, बट मैंने कुछ कोर्सेज लिए सिंगिंग के। अभी स्टिल भी मैं म्यूज़िक के कोर्स ले रही हूँ रियाज वगैरह के लिए। सो इस तरह से है। तो सबसे पहले कौन सा गाना आप हमें सुनाने जा रही है? सबसे पहले जी साइमा जहाँ का है जान भी दे दूँ। जरूर जी। जान भी दे दूँ तू कहे ओ जान जाना, जान भी दे दूँ तू कहे ओ जान जाना, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं है माना, जान भी दे दूँ तू कहे ओ जान जाना, चेहरा तुम्हारा देख के पागल सी हो गई सनम, तुझसे तुझी को छीन के खुद से भी खा गई सनम, आँखों में बस तू है, यहाँ मेरी बेखुदी है, जान भी दे दूँ तू कहे ओ जान जाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मगफिरा आपकी Thank you. It's actually one of my favorite songs. Thank you so much. लेकिन कौन सा फेवरेट कौन है सिंगर जिसको बहुत ज्यादा सुनती हैं I आप? have a lot of favorite singers, but अभी recent में आप कह सकती हैं साहिर अली बगा, he is one of my favorites. अच्छा। उनकी जो composition है, lyrics हैं, it's like out of the world. और बाकी हमारे लेजेंड भी बहुत Legend आवाजें obviously हैं नूर इतनी। जहाँ है, फिर हमारे there are a lot of people, फिर मेहदी हसन है, so कैटेगरी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने सिंगिंग भी की है, कर भी रही हैं, देन आपने होस्टिंग भी की है। ये दोनों प्रोफेशंस जो हैं ये अलग अलग हैं। तो किस में ज्यादा मजा आया करने में? दोनों में मजा आता है। होस्टिंग में यू गेट टू मीट न्यू पीपल और आपको यू गेट टू लर्न,
तो दोनों चीज़ों में अपना अपना मज़ा है इसमें। तो पसंदीदा कौन सा है ज़्यादा, किसमें ऑब्वियसली मेरे किसको परस्यू करना चाहेंगी ज़्यादा? एज ए सिंगर ऑब्वियसली, बिकॉज मेन आई वांट टू प्रमोट माय वॉइस बेसिकली। तो मेरे ख्याल से एक और गाना उनसे बनता है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। मगफिरा, नेक्स्ट कौन सा गाना सुना रही हैं आप हमें? नेक्स्ट जनाब, चाय पी रही हूँ तो मुझे बारी याद आ गया बिलाल। जरूर जरूर। हाँ। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जानदी जानदी दस दी जा तू दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे, नाल सांभ के रखनी, कोई दिल ते न ला ले डेरे, ते तेरा पहला भी दिल टुटिया, आए टुटिया तेरा एक बारी, दायो दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई बारी। आगे से लड़की क्या कहती है भाई? ओ मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़नी हूँ, मेरा भी दिल उड़ना चाहे पर मैं डरनी हूँ, मैं उड़ाते मैं हवावां नाल लड़नी हूँ, अब अपने अपनी अखियां विच संभाले मैं, ऐसे लेते है दिल ते अपने लाल ताले मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां, ऐसे दिल दे चार चफेरे, नाले सांभ के रखनी, कोई दिल ते न ला ले डेरे, ते मेरा पहला भी दिल टुटिया, ऐ टुटिया मेरा एक बारी, तायो दिल दी दीवारां ते मैं एक न बनाई बारी। जनाब क्या बात है, क्या बात है मगफिरा, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा है। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं सिंगिंग के अलावा? इसके अलावा आई एम अ स्टूडेंट एज वेल, आई एम डूइंग बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज माय फाइनल सेमेस्टर एंड एक्चुअली आई लेफ्ट क्लास। अच्छा। वो सारी लीव एप्लीकेशन वगैरह, सर मैं मॉर्निंग शो में जा रही हूँ। तो उनको क्या कहना था, मैं आप मुझे देखें, मैं वहाँ पे जाके बताऊंगी। एक्चुअली दे वाचिंग, वो यही पूछ रहे थे कि क्लास है तो आपका रिपीट पे कब आएगा ये वो सब। एग्जैक्टली ठीक है, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी कर रही हैं आप, तो बिल्कुल ही इससे डिफरेंट है वो तो। एक्चुअली आई हैव इंटरेस्ट इन व्हाट सिंगिंग, तो एक नेचुरली एक चीज डिस्कवर हुई ना, बट साइंसेज में शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैनेज कर लेती हैं दोनों को? Exactly, I manage it actually quite well. So if you have interest in something, वो चीज आपको ना थकाती नहीं है, टायर नहीं करती। Exactly, हाँ, आप खुशी खुशी कर लेते हैं। Exactly. दूसरा, अब स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में भी इवन दो के कोई भी फंक्शन होता होगा तो मगफिरा को बुलाते होंगे कि आपने सिंगिंग करनी है। Actually, in when I was in inter pre-medical में थी, so I used to be the only one जिसको रिप्रेजेंट करना था पूरे इंस्टीट्यूट को। अच्छा, तो इस तरह की सिचुएशंस भी थी, तो उसके साथ फिर कॉन्फिडेंस भी आता गया, देन यू रिसीव द रिस्पॉन्सेज जब पॉजिटिव आते हैं आपको, सो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस कि यस मैं कर सकती हूँ, कर सकती है। तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं दिन में? इट्स एक्चुअली नॉट लाइक दैट, आई जस्ट कीप सिंगिंग, उससे वैसे ही रियाज हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इफ़ आई हैव दिस टैलेंट तो मुझे फिर रियाज करना चाहिए, उस्ताद रखना चाहिए, अगर उस तरफ मैं जाना चाह रही हूँ प्रोफेशनली, तो दैट्स हाउ इट इज़। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि आई केप्ट कोर्सेज, पिछले सेमेस्टर मैंने रखे यूनिवर्सिटी में ही। ओके, और अभी भी आई एम टेकिंग अ कोर्स। ठीक है, सो दैट्स हाउ आई आप प्रैक्टिस कर लेती हैं, वो हो जाती है। लेकिन घर वाले मामा पापा ये नहीं कहते कि मगफिरा हर टाइम तुम गाना गाती रहती हो? एक्चुअली दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ माय वॉइस। मैं बता रही हूँ, सबसे बड़ी सपोर्ट आपको, फर्स्ट सपोर्ट इज ऑलवेज फ्रॉम फैमिली, पेरेंट्स होती है, एंड दैट्स वेयर यू गेन योर कॉन्फिडेंस कि आपको यू नो आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, सो वहाँ से फिर आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो दूसरा, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया कितना आप लोगों को हेल्प कर रहा है अपने टैलेंट को प्रमोट करने के हवाले से? एक्चुअली टीवी से ज़्यादा अब रुझान लोगों का सोशल मीडिया की तरफ ही है, एंड दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म यू हैव। आप एज आई सेड बिफोर दैट सेल्फ सफिशिएंट है उसमें, यू हैव योर ओन अर्निंग, आपको जो टाइम मिल रहा है, वॉट एवर कॉन्टेंट यू वॉन्ट टू पुट ऑन सोशल मीडिया आप कर सकते हैं। सो एक तरह से यू नो इट्स गिविंग यू फ्रीडम एज वेल।
एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. इट्स समथिंग एक मिरेकुलस लगती है. इफ यू गो बैक यू नो फ्यू इयर्स अगो दिस वाजंट पॉसिबल. सो इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एक तो आप you don't have to wait for chances कि भाई मुझे कोई आपने खुद चांस बनाना है और उसको अवेल भी करना exactly, है. तो मगफिरा कौन सा ऐसा गाना है जिस की आपसे हर टाइम फरमाइश होती है कि हमें ये वाला गाना सुनाए, वो आपने हमें भी सुनाना है? ओके अब गाने तो बहुत से हैं एंड दे मोस्ट ऑफ द टाइम से कि वो तुम्हारी आवाज में ना दर्द है. अच्छा. या सो सिंग सम सैड सॉन्ग्स एंड किसी को ब्रेकअप हुआ तो कुछ मगफिरा गाना सुना दो. सो दैट्स हाउ. ठीक है जी, आपने हमें एंड पे गाना सुनाना है वो, और मैं अपने देखने वालों को जो है अल्लाह हाफिज बोल दूं. उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा. मगफिरा से जाते जाते एक और खूबसूरत गाना सुनते हैं. अल्लाह हाफिज. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते. सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते. दिस वंस माय फेवरेट शेयर इसमें से गजल में से. कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना. इस गौर करें. कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना